गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है लोकसभा में और कहा है कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लॉन्च डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्कीम, जिसके तहत 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर हर प्लॉट ऑफ लैंड को आफ्टर सर्वेइंग जो है ये आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि डाटाबेस जो है जो डेटाबेस है लैंड रिकॉर्ड्स का, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और एक जो समझ लो लैंड बैंक बना दिया जाएगा। एक लैंड जो है रिकॉर्ड्स का जो है एक बैंक बना दिया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री लेवल पर। और उससे क्या होगा, आपकी थेफ्ट रुक जाएगी, जो आपके लैंड की जो थेफ्ट हो सकती है। फिर आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस स्कीम की वजह से, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम उन्होंने दिया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम। तो इसको भी 10 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है और इसका टारगेट है गवर्नमेंट का कि बाय मार्च 2022 जो है इसको अराउंड द कंट्री जो है लॉन्च कर दिया जाए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आधार फॉर लैंड है, मतलब कि आधार जो है वो लिंकेजेस भी होंगी लैंड के साथ, तो उससे पता लग जाएगा कि ओनरशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो सकेगी, लैंड डिस्प्यूट्स जो है वो कम हो जाएंगे और ऑफ कोर्स लैंड का जो फ्रॉड होता है लैंड के नाम पर वो भी कम हो जाएगा। बेनामी संपत्ति जो है वो पकड़ी जाएगी। बहुत सी ऐसी इसके अंदर बेनिफिट्स जो है हम अज्यूम कर सकते हैं जो इस स्कीम से आएंगे, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है उसके हिसाब से जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होगी लैंड की और उसको जो है अलॉट किया जाएगा एक नंबर, यूनिक नंबर, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो ओनरशिप की हो सकेगी, ठीक है। फिर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो कि 2008 में जो स्टार्ट किया गया था, उसी का ही एक ये नेक्स्ट स्टेप है जिसमें कि यूएल पिन जो है वो अलॉट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए आधार नंबर होता है, वैसे ही लैंड के आइडेंटिटी के लिए यूएल पिन नंबर होगा, ठीक है। तो उसको जब हम आधार से लिंक कर देंगे तो हमारे जो है जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमको DIL RMP और ये जो यूएल पिन, ये दोनों स्कीम्स के बारे में देखना पड़ेगा। तो ये लैंड रिफॉर्म्स डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का, जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। उन्होंने 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स निकाली थी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और स्ट्रेंथनिंग एंड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इन दोनों स्कीम्स को 2008 में क्लब कर दिया गया और ये DIL RMP स्कीम निकाली गई, ठीक है। DIL RMP स्कीम का बेसिक मोटिव ये था कि लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, डिजिटाइज करना, इनका जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है हमारा GIS जो है उसका यूज़ करके जो है डिजिटाइजेशन करना इसके लैंड रिकॉर्ड्स की। तो ये इसका मेन मोटिव था। अब इसमें काम किसने करना था, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जो कि लैंड पर अवेलेबल होती हैं, जो कि ग्राउंड पर अवेलेबल होती हैं, उन्हें ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करना था। वैसे भी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो हमको पता है कि जो स्टेट लेवल की ब्यूरोक्रेसी होती है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा था उसमें, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्कीम है ये अभी बाय नेक्स्ट वीक जो है वैसे एक्सपायर होने वाली है, बट ऑफ कोर्स इसको जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा 2023 या 24 तक। तो ये स्कीम के अंडर ही जो है आगे ये ULPIN जो है ये स्कीम आगे चलेगी, ठीक है। DIL RMP के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे कि कंप्यूटराइजेशन करना एक तो लैंड रिकॉर्ड की, सर्वे करना, रीसर्वे करना जब तक एग्जैक्ट जो है ओनरशिप एस्टेब्लिश ना हो जाए, फिर उसके बेसिस पर कंप्यूटराइजेशन करना रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब ULPIN जो है जब नंबर ऐसे अलॉट कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि कंपैटिबिलिटी आ जाएगी कि स्टेट्स ऑल ओवर कंट्री लेवल पर एक तरह से हमारे को लैंड आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी, स्टेट्स में कंपैटिबिलिटी आ जाएगी और पता लग जाएगा और हम बेसिकली एक लैंड बैंक बनाने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारे पास ऑल ओवर द कंट्री जो है डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा जो है इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। एक तो रियल टाइम लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, फ्री एक्सेस लोगों को मिल जाएगा उनके लैंड रिकॉर्ड्स का, और कोई जो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है इन्फॉर्मेशन की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। फ्री एक्सेसिबिलिटी जो है उससे क्या होगा, इंटरफेस जो है वो कम हो जाएगा गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में। उनको अपनी जो है लैंड की ओनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रूव करने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुकी होगी। फिर बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि
गवर्नमेंट मशीनरी के साथ जो है इंटरफेस कम हो रहा है, ठीक है, तो कन्वीनियंस हो जाएगी लोगों के लिए। जो है जैसे ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटेड म्यूटेशंस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्कोप ऑफ फ्रॉडुलेंटली प्रॉपर्टी डील्स, ठीक है। तो जब एक पर्सन के ऊपर अगर जब भी ओनरशिप चेंज होगी तो डिजिटाइजेशन में क्या होगा, एक तरह से लेजर में पूरा चेंज कर दिया जाएगा कि ये अब चेंज हो चुकी है, तो उससे क्या होगा, फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी डील्स जो होती है कि किसी और का नाम लेके वो लैंड को बेच दिया जाता है, वो सब चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी, रादर एलिमिनेट ही हो जाएंगी, ठीक है। कंक्लूसिव टाइटलिंग मतलब कि असल में किसका लैंड जो है वो ये बिलोंग करता है, ये सब हमको एस्टैब्लिश करने में जब हेल्प होगी तो जो है जुडिशियल लेवल पर भी जो है लिटिगेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो हैं ये बेनिफिट्स हैं, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असम गवर्नमेंट को बोला है कि रिजेक्शन स्लिप्स जो है वो इशू करो जल्दी से जल्दी उन लोगों को जो जिनका नाम एनआरसी में अभी तक नहीं आ पाया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 19 लाख ऐसे लोग हैं जिन फ्रॉम 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स जो कि लेफ्ट आउट हो चुके हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में से, ठीक है। तो अब ये याद रखो, होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ एनआरसी डज नॉट मीन दैट यू आर अ फॉरनर और यू आर एन इलीगल इमिग्रेंट। आपको पूरा मौका दिया जाएगा फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपने केस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने का और अपने केस को प्रेजेंट करने का कि दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ असम, और आई मीन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर लीगली स्टेइंग इन असम, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में जो जाने का जो केस को अपने लेके जाने का जो टाइम है वो बढ़ा दिया है। पहले 60 डेज़ तक आप अपील फाइल कर सकते थे, 120 डेज़ तक अब आप अपील जो है वो फाइल कर सकते हो, ठीक है। असम जो है वही सिर्फ अभी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर जो है वो एनआरसी जो है इंडिया में चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं एनआरसी है क्या, ठीक है। ये एक लिस्ट है इंडियन सिटीजन्स की जो कि असम में रहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई जा रही है जिससे हमें ये पता लगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन कौन से वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो असम के लोग उनको कहते हैं बहिरागत, मतलब कि ये आउटसाइडर्स हैं और ये हमारे एरिया में आके रह रहे हैं, ये इंडियन सिटीजन्स भी नहीं हैं, ठीक है। तो असम में हुआ क्या कि बहुत सारी वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुई है। पहले तो कॉलोनियल प्रोविंस जब वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है आउटसाइडर्स की, और उसके बाद जब इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया और बॉर्डर स्टेट बना तो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन वहाँ पर हुई है, ठीक है। तो जब इंडिया नवा नवा आज़ाद हुआ था तब सबसे पहला एनआरसी वहाँ पर कंडक्ट करने के जो है फर्स्ट सेंसस के बाद वहाँ पर कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो है एक एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन चला और उन्होंने कहा कि 1951 की डेट नहीं होनी चाहिए, जब बांग्लादेश की वॉर हो गई उसके बाद एक तरह से है वहाँ पर 1979 के आसपास वहाँ पर 8 ईयर्स आफ्टर द वॉर वहाँ पर एक एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन चला, क्योंकि उन्हें लगा कि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा जो है माइग्रेंट्स आकर असम में बस गए हैं। तो वहाँ पर जो है एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन हुआ। फिर एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन के बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ मिलके असम अकॉर्ड्स को साइन किया, ठीक है। अब इस अकॉर्ड के अंडर क्या था कि जो लोग 1961 से लेके 1907 सबसे पहले तो देखते हैं 1951 से लेके जो 1961 तक रह रहे हैं उनको तो उन्होंने कहा ठीक है ये दे आर सिटीजन्स और उनको यहाँ पर रहने का पूरा हक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि 1961 से लेके 1971 के बीच में जो लोग आए हैं उनको हम वोटिंग का राइट नहीं दे रहे, बाकी उनको सिटीजनशिप के राइट्स दे रहे हैं हम, लेकिन 10 साल तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो मतलब 10 साल तक वो वोट नहीं कर सकते थे, उनको जो है वोटिंग राइट्स नहीं थे। फिर मार्च 25 1971 जब बांग्लादेश की जो वॉर का जो ईव थी उस डेट को डिसाइड किया गया कि उसके बाद जो लोग आए हैं वो सब फॉरेनर्स हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो इस असम अकॉर्ड की जो ये डेट जो डिसाइड हुई 1971 की, इसी के बेसिस पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो असम में बनाया जा रहा है, जिसमें कि डेफिनेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स ये है कि जो 24 मार्च 1971 से पहले के बाद जो भी लोग आए हैं वो सब फॉरेनर्स हैं और उनको डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर जो है एनआरसी वहाँ पर बनाया जा रहा है।
फिर जो है गवर्नमेंट को जो है के साथ जो है ये डील हुई कि हाँ एनआरसी बनाया जाएगा और सिटीजन जो कि सिटीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी और फॉरेनर्स को निकाला जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया 2005 में जो है जब उन्होंने स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1983 इसका यूज़ करके एनआरसी का जो प्रोग्राम है वो चलाना शुरू किया। ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो है जो अभी करंटली जो असम के सीएम हैं तब वो वहाँ पर एक स्टूडेंट लीडर थे बेसिकली, उन्होंने पिटीशन डाली 2005 में कि ये जो एक्ट है इससे हम जो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको डिपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हमको जो है और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो हैं वो चाहिए और ताकि हम जो हैं इन फॉरेनर्स को हम निकाल सकें। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को बोला कि यस दिस पिटीशन इज़ राइट और आप इलीगल माइग्रेंट्स जो ये एक्ट है इसके बेसिस पे आप एनआरसी कंडक्ट नहीं कर सकते। आपको जो है दोबारा से जो है मॉडलिटीज़ को फाइनलाइज़ करना पड़ेगा और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप मॉडलिटीज़ को फाइनलाइज़ करो और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है उसकी जो है कंपाइलेशन शुरू करो। ठीक है, फिर 2015 में ये एक्सरसाइज शुरू की गई एनआरसी की। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है कि सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन होती है, लोगों को जो है चांस दिया जाता है कि आप डेटा लेके आओ हमारे पास और आप प्रूव करो कि दैट यू आर लिविंग इन असम बिफोर 1971, जो कि कट ऑफ डेट कौन सी है 24 मार्च 1971, कि आप उससे पहले से ही यहाँ पर रह रहे हो और आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ उससे पहले से ही रह रहे थे और जो है आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ आपको रिलेशनशिप भी प्रूव करना पड़ेगा दैट्स यस कि मेरे जो मदर फादर थे या मेरे ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडमदर थे वो सब इसी एरिया में रहते थे बिफोर 1971। ठीक है, फिर आपने अपना जब डेटा दे दिया, जब डेटा कलेक्ट हो गया फिर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं जो आपने डेटा जो दिया है, जैसे समझ लो आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। ठीक है, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस की अथॉरिटी होगी उनके पास, जो ओरिजिनल अथॉरिटी होगी उनके पास वो डेटा जाएगा और वो चेक करेंगे कि येस दिस डॉक्यूमेंट इज़ राइट और नॉट, तो वो जो है वेरिफिकेशन करके देंगे और उसके बेसिस पर आपकी जो है ब्लड रिलेशन से एक तरह आपकी फैमिली ट्री को तैयार किया जाएगा कि मैंने बोला कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरे मदर हैं, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, ये मेरे ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मेरा पूरा फैमिली ट्री तैयार किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अगर गवर्नमेंट जो है आप वेरिफिकेशन प्रोसेस में फेल हो जाते हो, आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाते कि आपकी फैमिली यहीं पर बिलोंग करती थी और आप जो है वो इलीगली यहाँ पर रह रहे थे 1971 से पहले, तो आपको क्या होगा, आपको जो है वो लीव कर दिया जाएगा एनआरसी प्रोसेस से, आपकी जो एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो अभी ये हो रहा है, जो 19 लाख लोगों के साथ हुआ है अभी। ठीक है, जो हम देख रहे हैं अभी ये, तो इनको जो है ये रिजेक्शन स्लिप्स इशू कर दी जाएंगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, फिर अब ऐसा नहीं है कि जिन को रिजेक्शन स्लिप मिल गई तो वो सब जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नो, उनके पास एक ऑप्शन बचेगा कि वो जो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है एनआरसी का, उसके पास अप्लाई कर सकें और अपनी जो है आइडेंटिटी को दोबारा प्रूव कर सकें। ठीक है, अब ये जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं ये उसी एक्ट के अंडर बनाए गए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1983। ठीक है, अब अगर इन फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स की जो है रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया कि यस यू आर द सिटीजन और आप जो है पहले 6 स्टेप में आप नहीं प्रूव कर पाए हो, बट अगर आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया फिर आपको जो है आप अकॉर्डिंगली कि 1951 से 1971 जो भी आपको पता है ना 1951 और 1961, फिर 1961 से 1971 उनके लिए अलग क्राइटेरिया, 1951 से 1961 के लिए अलग क्राइटेरिया। तो उसमें से जिस भी कैटेगरी में आप आते हो आपको जो है इंडियन सिटीजन जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा बस, बट ऑफ कोर्स वो सेफ गार्ड्स नहीं मिलेंगे जो असामीज पीपल को मिलते हैं। ठीक है, ये असम अकॉर्ड का एक पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल एंड रीजनल आइडेंटिटीज़। तो अभी एक सर्वे किया गया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और के द्वारा, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आप वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी से ज़्यादा अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि अपनी रीजनल आइडेंटिटी से अपने आप को ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1/3 जो डेटा है, जो लोग हैं, जो रिस्पोंडेंट थे इस सर्वे में, उन्होंने बोला कि वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी से ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं। मतलब कि अगर वो मध्य प्रदेश से हैं तो वो अपने आप को सबसे पहले इंडियन मानते हैं, उसके बाद वो अपने आप को मध्य प्रदेश का
निवासी मानते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 36% ऑफ पीपल दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। फिर 30% वो लोग हैं जो अपनी स्टेट आइडेंटिटी को सबसे प्राइमरी आइडेंटिटी मानते हैं, ठीक है। वो मतलब अपनी स्टेट को सबसे प्राइमरी आइडेंटिटी मानते हैं अपनी। फिर जो 27% लोग थे वो दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ मैं इंडिया का भी हूँ और मैं मध्य प्रदेश का भी हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जो डेटा है वो बेसिकली हम स्टेट वाइज पे जो है वो क्या बता रहा है। रीजनल सेंटीमेंट जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो इन एरियाज़ में है। ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर के 65% लोग जो हैं वो अपनी स्टेट आइडेंटिटी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर यही ऐसा तमिलनाडु, मिज़ोरम, ये सारी स्टेट्स का जो है ये डेटा है, ठीक है। फिर नेशनल आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा देने वाले लोग जो हैं वो हैं हरियाणा में, ठीक है। जहाँ पर खासकर जो हिंदी हार्टलैंड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रेफरेंस देते हैं। फिर आउटसाइड हिंदी हार्टलैंड जहाँ पर लोग अपने आप को इंडियन सबसे ज़्यादा मानते हैं वो है महाराष्ट्र। यहाँ पर मराठी बोली जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा ये अपने आप को अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी को ही मानते हैं कि हम इंडियन पहले हैं और मराठी या महाराष्ट्रियन बाद में है, ठीक है। और जो लोग इक्वल प्रेफरेंस दे रहे हैं दोनों आइडेंटिटीज़ को वो है छत्तीसगढ़, कि हम छत्तीसगढ़ के भी निवासी हैं और हम इंडियन भी हैं, ठीक है। तो वो दोनों को ही एक तरह से इक्वल प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। फिर ये भी पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे पब्लिक स्पेस में सबसे ज़्यादा यूज़ करना, लोकल लैंग्वेज या फिर कोई और लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2/5 जो लोग हैं, मतलब 42% के आसपास जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि दे डू नॉट माइंड यूज़ ऑफ एनी लैंग्वेज, और जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लोकल लैंग्वेज का यूज़ हो पब्लिक स्पेस में या फिर कोई और लैंग्वेज का यूज़ हो, ठीक है। लेकिन 44% ऑफ पीपल जो है उन्होंने बोला कि नहीं, पब्लिक स्पेस में उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे अगर महाराष्ट्र का केस ले तो उन्होंने बोला कि नहीं, मराठी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है लोकल पब्लिक स्पेस में वो यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैंने आपको सिर्फ मराठी एग्जाम्पल लेने के लिए बताया, ऑफकोर्स वो डेटा में नहीं है। फिर उसके बाद कर्नाटका में जो है वहाँ पर 83% लोगों ने बोला कि लोकल लैंग्वेज जो वो ही यूज़ होनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ होनी चाहिए। मतलब उनकी जो है कन्नड़, जो जैसे उनकी जो लोकल लैंग्वेज होगी तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए पब्लिक स्पेस में, लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर नागालैंड और केरला में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पीपल जो थे उन्होंने बोला कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो, दे डोंट माइंड, ठीक है, कि चाहे इंग्लिश यूज़ हो, चाहे हिंदी यूज़ हो, चाहे उनकी लोकल लैंग्वेज यूज़ हो, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। फिर ऐसे ही तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने भी ये बोला कि कोई भी जो है जो और लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जा सकती है उनकी लोकल लैंग्वेज के मुकाबले, ठीक है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ये सरप्राइजिंग है, जबकि हम, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है पॉलिटिक्स जो है वो लोकल लैंग्वेज की पॉलिटिक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है, बट देयर पीपल वर मोर accommodating with any other language than their local language, ठीक है। तो दिस इज सरप्राइजिंग डेटा फॉर अस। फिर हरियाणा सिर्फ एक अकेली स्टेट है जहाँ पर उन्होंने बोला कि हिंदी जो है वो पब्लिक स्पेस में यूज़ होनी चाहिए और इंग्लिश जो है वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 37% रिस्पॉन्डेंट्स ने ये जवाब दिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब अगर आपको अपने मेंस के आंसर में कुछ लिखना हो कि जो है लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी के बारे में क्या सोचते हैं इंडिया में, अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा अपने आंसर को लिखने में। आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कलेक्टेड बाय लोकनीति CSDS एंड असीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, स्टडी का नाम अगर याद रहे तो वो भी लिख सकते हो। तो उसमें आप ये डेटा दे सकते हो, जैसे कि ये बड़ा सरप्राइजिंग डेटा है वाला जो मैंने अभी आपको शेयर किया कि तेलंगाना, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश द प्रेफरेंस फॉर एनी लैंग्वेज वाज हायर दैन द लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग डेटा है, जबकि हम इधर उल्टा मानते हैं कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की जो है वो प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको डेटा जो है ये हेल्प करेगा आपके आंसर को ज़्यादा अच्छा लिखने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने जो है गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत तारीफ़ की और कहा है कि जो लोग इसके बारे में इंटेलेक्चुअल्स जो स्टडी कर रहे हैं उनको एक बार वहाँ पर विजिट करके इस लॉ को पढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि कितना अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोवा ही एक अकेली स्टेट है पूरे इंडिया में जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। अब वो है कैसे, वो कोई स्पेशल लेके नहीं आए हैं। गोवा फैमिली लॉ जो कि ओरिजिनली जो पोर्चुगीज सिविल कोड था 1867, उसी को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। जब गोवा को एनेक्स किया था इंडिया ने 1961 में, तो उसी को ही जो है पोर्चुगीज सिविल कोड को ही हमने
गोवा फैमिली लॉ बना दिया और कोई जो है उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है कि एक ही लॉ होना चाहिए एंटायर कंट्री में फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन देयर पर्सनल मैटर, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन पूरे इंडिया में एक ही लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 44 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो ये कहता है कि जो स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, तो हम कोर्ट के थ्रू जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज में फ़र्क देखो, जो हर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज़ की है किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, किसी में एक तरह से लिबरल सी लैंग्वेज भी यूज़ की है कि यस गवर्नमेंट में ट्राई या स्टेट में ट्राई, और बाकियों में कहा है कि स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर या स्टेट शैल एंडेवर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, ऐसी ऐसी अलग अलग लैंग्वेज यूज़ की है। उससे हमें ये पता लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो कितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंडिया में लागू करवाना चाहते थे। ठीक है, तो अब देखो जैसे आर्टिकल 43 है, उसमें बोला है कि स्टेट शैल एंडेवर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कह रहे हैं कि जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, उसको लेजिस्लेशन बनाकर ये जो है कंसर्न जो आर्टिकल 43 जो है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 44 जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है स्टेट शैल एंडेवर, कि स्टेट को एक तरह से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसमें इतनी स्ट्रांग लैंग्वेज नहीं यूज़ की है। उन्हें पता है कि देयर मे बी सम डिफरेंसेस और देयर मे बी सम डिस्प्यूट्स इन इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उन्होंने सिर्फ ये यूज़ किया है कि स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट को तैयार होना चाहिए, स्टेट को एक तरह से कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आए। ठीक है, अब अलग अलग, अब ये देखो आपको पता है, ये तो आपने पढ़ा ही है कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा हैं, बड़े हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसको आपको पता है, मिनर्वा मिल्स केस और ये ऑल दैट, ये तो आपको यू डोंट नीड टू रीड दिस इन दिस आर्टिकल। ठीक है, अब इंडिया जो है वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सिविल मैटर्स में ऑलरेडी है या नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। इंडिया के लॉ जो हैं वो मोस्टली यूनिफॉर्म ही हैं। ठीक है, मतलब कि बाकी हर केस में ऐसा नहीं है कि रिलीजन के बेस पे जितने भी सिविल मैटर्स हैं वो रिलीजन के बेस पे बने हुए हैं। देयर आर लॉज, सिविल लॉज जो कि सारे धर्मों के लिए सेम है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो कोई धर्म नहीं देखता, चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो उसके लिए इक्वल ही वो इक्वली एप्लीकेबल है। फिर CRPC जो है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो भी यही है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जितने भी सिविल मैटर्स हैं वो बिना धर्म देखे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सिविल मैटर्स में ऑलरेडी हम ला चुके हैं। ठीक है, फिर इवन ऐसे लॉज में जो कि पर्सनल नहीं है उसमें भी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट अभी आया है, तो उसमें हर जो स्टेट है उसने अलग अलग तरीके से अपनी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, आपने देखा था ना कि कई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट में, हेलमेट ना पहनने की या रेड लाइट जंप करने की, बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, और कई जगहों पर इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। ठीक है, तो देर इज़ डाइवर्सिटी अमंग्स दीज सिविल लॉज ऑल्सो इन इंडिया। ठीक है, लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं उसमें डाइवर्सिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने जानबूझकर डाली है। उन्हें पता था कि देयर आर सम डिस्प्यूट्स, कि अगर हम पर्सनल लॉज को हम यूनिफॉर्म कर देंगे तो देयर विल बी सम डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए जो है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट को पर्सनल लॉज के ऊपर नहीं दी, इसीलिए उन्होंने जो है पर्सनल लॉज को कंकरेंट लिस्ट में डाला, यूनियन लिस्ट में नहीं डाला। ठीक है, इवन जो हमारा लॉ कमीशन है उसने भी बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको वो ना तो फिजिबल है और ना ही डिज़ायरेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इज़ देयर वन कॉमन पर्सनल लॉ फॉर एनी रिलीजियस कम्युनिटी गवर्निंग ऑल इट्स मेंबर्स। तो हम ये देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि जब तक आर्टिकल 370 वहाँ पर एप्लीकेबल था, तब वहाँ पर लोकल हिंदू लॉज जो थे वो हमारे जो सेंट्रल लॉज हैं उनसे डिफरेंट थे। ठीक है, फिर शरीयत एक्ट जो 1937 का जो था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल था, वो डिफरेंट है। जो मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर के ऊपर वो डिफरेंट एक तरह से एक्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू जो पूरी कंट्री में अलग जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एक्ट लगता है। ठीक है, फिर दूसरा
जो 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 ये मुस्लिम्स के ऊपर जो लॉ वहाँ पर लग रहा है कश्मीर में, वो थोड़ा सा क्लोज़र टू हिंदू लॉ था, जो वहाँ का हिंदू लॉ था उससे थोड़ा सा क्लोज था उनके, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी कंट्री में जो लॉ लग रहा है। इवन अब ये देखो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो मुस्लिम्स में है वो कंपलसरी है JNK में 1981 एक्ट के हिसाब से, और बाकी बहुत सारी जो हमारी स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वो है ऑप्शनल, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके अलग अलग कस्टमरी लॉज हैं, तो उनको भी हमने रिकोगनाइज किया हुआ है, ठीक है। तो इन सब को अगर हम यूनिफॉर्म कर देंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, और उसमें बहुत ज़्यादा हमको डिस्प्यूट आ सकते हैं, ठीक है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे राइट टू रिलीजन को क्या वायलेट करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो आर्टिकल 25 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इंडिविजुअल का एक फंडामेंटल राइट है रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। फिर आर्टिकल 26B जो है कहता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर एक सेक्शन को अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का भी पूरा राइट है, ठीक है। अब आर्टिकल 25 पे तो एक एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी में ये राइट को जो है उसको थोड़ा सा कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 26 में ऐसी कोई एक्सेप्शन जो है वो अकॉर्ड नहीं की गई है, ठीक है, कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मोरालिटी में जो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो अपने अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे कोई उनके ऊपर एक्सेप्शन हमने नहीं लगाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो बेसिकली फिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो हमारे आर्टिकल 26 जो बी है उसके अंदर आ जाएगा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो अपने अफेयर्स को खुद जो है उसको मैनेज करना चाहती है, ठीक है। फिर जो है ये दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर कैसे वोट हुआ था जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके बारे में बात हुई थी। तो 5:4 मेजॉरिटी जो है उसमें उन्होंने कहा था कि जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सब कमेटी थी, उन्होंने बोला था कि स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनलार्ज होंगे, जो उससे बाहर रखा जाए इसको, हम फंडामेंटल राइट नहीं बनाना चाहते यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और उसको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट से बाहर रखा गया, और जो राइट टू रिलीजन या फिर राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो एक तरह से जो है फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया गया फंडामेंटल राइट्स में डाल के, एज़ कम्पेयर टू यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको अकॉर्ड करी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल म्यूटेंट नोवल कोरोना वायरस। तो आपको पता है कि इंडिया में कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और इंडिया ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि डबल म्यूटेंट नोवल कोरोना वायरस ऑब्जर्व किया गया बहुत से केसेस में। अब ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट होता क्या है कि इंडिया में खासकर महाराष्ट्र में देखा गया है कि ये दो कैटेगरी E484Q और L452R जो है ये म्यूटेशंस जो हैं ये दिसंबर से हमको देखने को मिल रही हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। अब डबल म्यूटेशन में क्या होता है कि ये दोनों मिल गई हैं, ये दोनों जो म्यूटेशंस ये एक अलग वायरस में थी, एक वायरस के अलग में ये वाली म्यूटेशन थी, और ये एक अलग वायरस की म्यूटेशन थी, ठीक है। अब ये दोनों म्यूटेशंस किसी एक तीसरे वायरस में मिल गई हैं, और इन दोनों ने मिल के एक और म्यूटेशन को जन्म दिया है, ठीक है। तो डबल म्यूटेशन का मीनिंग होता है कि व्हेन टू म्यूटेटेड वेरिएंट्स ऑफ अ वायरस कम टुगेदर, अब ये दोनों जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने थर्ड वेरिएंट को एक जन्म दे दिया है, तो इसको हम कहते हैं डबल म्यूटेंट वेरिएशन, ठीक है। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हो पाया, ये भी दोनों कंबाइन हो गए एक वायरस में और इन्होंने जो है थर्ड म्यूटेशन को जन्म दिया, ठीक है। अब इससे जो है देखते हैं कि जो ये L45 वाली थी जो म्यूटेशन, ये सबसे पहले US में हमको मिली थी, इसको सबसे पहले फाइंड किया गया था, और जो E484 वाली है ये हमारी इंडिजिनस है, मतलब इसको इंडिया में ही इस म्यूटेशन को देखा गया था, ठीक है। तो इससे खतरा क्या है हमको, इम्यून सिस्टम को एस्केप करने में जो हमारे जो वायरस है जो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, हो सकता है बेसिकली, हेल्थ एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है, क्योंकि डबल म्यूटेशन जो है वो वायरस का एक तरह से पूरे रूप को बदल देगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस को नहीं पहचान पाएगा। फिर सबसे बड़ा खतरा ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये दोबारा से उन पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है जो कि कोविड से रिकवर कर गए हैं, ठीक है। तो अभी तो हमको ये पता है कि कोविड जिसको एक बार हो गया तो उसको कुछ टाइम तक जो है वो कोविड नहीं होता दोबारा, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीजेंस आ जाते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। लेकिन जिसको कोविड हो गया है उसकी बॉडी में चाहे एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस हो गई हों,
लेकिन जब ये डबल म्यूटेशन वाला वायरस उसकी बॉडी में जाएगा तो उसकी बॉडी वो पहचान ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा म्यूटेट हो चुका है, तो उसकी बॉडी नहीं पहचान पाएगी एंड द बॉडी विल गेट री इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस वायरस। ठीक है, तो अब हमें ये भी डर है कि क्या कुछ जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो फेल हो जाएंगी इस डबल म्यूटेटेड वायरस को पहचानने में और उनके ऊपर एक तरह से इफेक्ट दिखाने में। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग कंसर्न फॉर आर हेल्थ एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न बन गया और हमारे केसेस भी राइज कर रहे हैं। तो वील हैव टू सी, इसके ऊपर फर्दर रिसर्च लगेगी तो पता लगेगा कि क्या ये वैक्सीन स्पेस का क्या इफेक्ट होगा, क्या ये दोबारा री इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, और क्या इसका फर्टिलिटी रेट कैसा है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।